हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उत्कर्ष स्मार्ट ब्रेन्स वंस अगेन। मैं हूं प्रवीण सेन और आपका स्वागत करता हूं उत्कर्ष परिवार की ओर से। उत्कर्ष स्मार्ट ब्रेन्स का 14वां एपिसोड आज बहुत ही खास है क्योंकि उत्कर्ष परिवार की ओर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुमार गौरव सर। और ये आज बात करने वाले हैं हमारे छोटे उस्ताद से, और हमारे छोटे उस्ताद हैं कौटिल्य पंडित। तो देखते हैं किस तरह बने हैं ये इतने खास कुमार गौरव और कौटिल्य पंडित के साथ। हेलो नमस्कार मेरे साथियों, आइए मिलते हैं हरियाणा के एक ऐसे शेर से जिसने अपने प्रतिभा का लोहा केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनवाया। मैं आपको केवल एक शब्द बोलूंगा, आप समझ जाएंगे, गूगल बॉय। शायद आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौटिल्य पंडित। सबसे पहले इंटरव्यू को आरंभ करने से पहले एक वीडियो क्लिप देखिए कौटिल्य पंडित के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं कौटिल्य पंडित 13 वर्ष का हूँ। And to add something in the list of my achievements, I was felicitated by the Haryana government when I was 5 years old in 2013. Other than that, I have been called at ISRO where I had a meeting with various scientists like Dr. M. Annadurai, who was the director of ISRO at the time. इसके अलावा मुझे KBC के अंदर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि I am the first child expert and also the youngest guest of theirs. मुझे भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है in the Parliament of UK House of Commons. And I was called by the government of UAE, and I have a various list and I have a lot of moments in the list because I'm also a motivational speaker and I go to various institutions to inspire students. तो चलिए आगाज करते हैं आज के इंटरव्यू को। सर क्या आज तो 18 जुलाई आपका बर्थडे और मेरे को याद था। क्या बात तो है? आज तो एक गिफ्ट तो पक्का बनता है। हाँ, रिटर्न गिफ्ट बाद में लूंगा, वो तो मत भूलना। हाँ, आपके अंदाज नहीं होगा आपका गिफ्ट। क्या बात है? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल ड्यूटी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या बात है। सबसे पहले तो मैं क्लैपिंग बजाऊंगा। इंटरव्यू आरंभ करते हैं और सबसे पहले वही लाइन जो सब जानना चाहते हैं कि आपको गूगल बॉय या वंडर बॉय क्यों कहा जाता है? वैसे मेरे को गूगल बॉय या वंडर बॉय जो भी सब कहते हैं उसका एक ही रीज़न है कि मैंने शुरू में जब मैं छोटा था तब मैंने कुछ डिफरेंट करा, मेरे को रिकग्निशन मिली और मैं फेमस हो गया, और ऐसे ऐसे सारा उसका टाइमलाइन था। लेकिन ये सिर्फ मेरे के ऊपर या किसी और बच्चे के ऊपर सीमित नहीं है। दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी बच्चा, फूल पत्ती वाली क्लास का एक भी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट वंडर बॉय, गूगल बॉय कुछ भी बन सकता है। इट्स जस्ट डिपेंडेंट कि क्या वो कुछ अलग करने की कोशिश करता है, क्या वो अपने आप को अपना 100% देने की कोशिश करता है, तो वो कुछ भी बन सकता है। सो इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स एवरीबॉडी। मतलब आज अलग ही आनंद आएगा। मतलब आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि एक 13 साल का बच्चा आपके सामने है। और अभी आप आगे देखना, अभी गूगल बॉय से एक नया नाम आप देखने वाले हैं, एक नया नाम मैं देने वाला हूं इसको। चलिए आगाज करते हैं आज के इंटरव्यू का। आपको याद होगा एक 5 साल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा था जिसको अमिताभ बच्चन सर ने उठा करके हॉट सीट पर बैठाया था। आपको वो बच्चा जरूर याद होगा जिसने करेंसी, फैक्ट्स, अपनी उंगलियों पर जिन्हें नागिन डांस कराया। आज उसका एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। तो तैयार हैं? पक्का। तो चलिए पहला सवाल, मैं आपके सामने कुछ नाम रख रहा हूं, आप मुझे बताना कि आपको इनमें से कौन सा नाम ज्यादा पसंद है। ओके, बताइए। फर्स्ट नेम गूगल बॉय। जी ठीक है। सेकंड नेम वंडर बॉय। हाँ। थर्ड नेम स्पेस बॉय। ओके। फोर्थ नेम यूनिवर्स बॉय। अच्छा। और फिफ्थ नेम यूनिक बॉय। ओके, तो इसमें वैसे सबसे ज़्यादा फेमस गूगल बॉय है, तो आप जो कहेंगे वो सबसे अच्छा है। लेकिन हाँ, मेरे को इनमें से सबसे अच्छा, क्यों गूगल बॉय सब कहते हैं, वो लगता ही है। लेकिन हाँ, नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो यूनिकनेस के अंदर एक अलग स्पेशलिटी आ जाती है। तो आज मैंने पहली बार सुना, हाँ, लेकिन यूनिक बॉय ठीक है। तो आज से गूगल बॉय बन चुका है यूनिक बॉय। आप ये सोच रहे होंगे मैंने यही नाम क्यों लिए, टिंकू मिंकू कुछ ले सकता था, लेकिन अभी समझ जाएंगे इंटरव्यू के अंदर कि मैंने स्पेस बॉय, मैंने यूनिवर्स बॉय क्यों नाम लिया, क्यों गूगल बॉय। तो चलिए पहला सवाल, क्या कौटिल्य भी अपने स्कूल का टॉपर है? देखिए, मतलब 7th तक तो मेरी कभी भी पोजीशन नहीं आई, शायद मैं टॉप 3 या टॉप 5 में था ही नहीं, एंड आई नेवर केयर्ड अबाउट इट। and thanks to my parents, they never told me कि you need to score this much or you need to do such kind of things.
तो उन्होंने कहा था कि जब तक एट द टाइम लाइक जब तक 7th 8th तक यू नीड टू एक्सपैंड योर नॉलेज। और मेरे पापा ही कहते थे कि अगर आप अपना कम एज के अंदर अपना नॉलेज बढ़ाते, एक ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, फिर आपकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बढ़ती है। हाँ, बाद में आपको मार्क्स के लिए फोकस करना चाहिए क्योंकि उससे आपके कॉलेज में एडमिशन्स होंगे और वैसे ही आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मतलब आपने एक लाइन सुनी, इन्होंने कहा कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं टॉपर था या नहीं हूँ। क्यों गूगल बॉय? हाँ, मतलब 7 तक तो इट वाज नथिंग एंड अब धीरे धीरे कोशिश करता हूँ। तो आज पहली बार गूगल बॉय बताने जा रहा है कि गूगल बॉय को किस सब्जेक्ट से डर लगता है। ओके, हाँ, तो मुझे शुरू में जब मैं अपने दूसरे स्कूल में गया तो मुझे शुरू में स्पेनिश से थोड़ी दिक्कत थी। हाँ, मैंने उसको जल्दी आई कोप अप विद इट क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले थे और मुझे उसका कुछ नहीं आता था। हाँ, अच्छी बात यह है कि मेरे उसके अंदर 95 आ गए, भले ही मेरे को स्पेनिश की ABCD भी नहीं आती थी। मतलब आप समझ रहे हैं, इसीलिए गूगल बॉय है ये कौटिल्य पंडित। मतलब इसको चाहे ABCD नहीं आती थी उस स्पेनिश की, फिर भी 95 मार्क्स, क्या बात है। तो कौटिल्य याद करता है या सीखता है? देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को डेप्थ तक उनके कॉन्सेप्ट्स को समझूं और फिर उसको याद करूं। देखिए, मेरा एक सिंपल तरीका है जो कि बहुत इंडिया में मोस्टली लोग यूज़ करते हैं और अगर आप यूज़ करते हो तो आप उसको और अच्छी तरीके से एक्सेलरेट करते हो। मेरे पापा जी भी कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है, इमेजिन करिए आपको पास कोई टॉपिक है, बड़ा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका कंटेंट क्या है। एक बार आपका कंटेंट आपके माइंड में आना चाहिए, पाइल अप होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। फिर सब टॉपिक्स ऐसे ऐसे आपको ये सारे पता होने चाहिए, इनके मतलब पता होने चाहिए डेप्थ में कि ये इनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इनका मतलब क्या है। फिर बारी आती है कॉन्सेप्ट की, पहले कंटेंट फिर कॉन्सेप्ट, फिर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर आप उसके अंदर डेप्थ में जाइए, उसको पढ़िए, उसको याद करिए। क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, वे डायरेक्ट याद करने के अंदर सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट इसके फैक्ट्स याद करूं या डायरेक्ट इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूं, तब चीज़ें हेक्टिक हो जाती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज फर्स्ट कंटेंट, देन कॉन्सेप्ट एंड देन डेप्थ। सो CCD, कैफे कॉफी डे। क्या बात है, CCD, कैफे कॉफी डे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यही सवाल क्यों पूछा। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी मैं पूछने वाला हूं गूगल बॉय से कि गूगल बॉय ने इंग्लिश कहाँ से सीखी। तो बताइए गूगल बॉय, आपने इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा? सर, वैसे मैंने इंग्लिश बोलना कहीं से सीखा नहीं है, खुद से आ गया, मतलब सिनेरियो से आया। अगर आपका सिनेरियो जैसा है आप वैसा ही सीख लेते हैं, तो इट वाज लाइक दैट ओनली। और मैं बचपन से ही फॉरेनर्स, जैसे जब हम ताजमहल वगैरह घूमने जाते हैं कभी फैमिली के साथ, तो वहाँ पर फॉरेनर्स भी होते, टूरिस्ट होते, तो मैं उनके पास जाता, उनसे हाय हेलो करता, उनको मिमिक करने की कोशिश करता। तो ऐसे मिमिक्री से धीरे धीरे इंग्लिश बढ़ गई और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आई स्टार्टेड इट। ये मिमिक्री वाला जो है ना, ये तो बड़ा खतरनाक है गूगल बॉय का। मतलब अभी मैं आपको सुनाऊंगा, इतनी खतरनाक मिमिक्री करने वाला है। सबसे पहली बात तो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि मैंने सुना है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बदलता रहता है। जी, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये 100% सही बात है कि मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो बदलता रहता है। हाँ, अब काफ़ी सालों से नहीं बदल रहा। इसका एक रीज़न है कि जैसे मैं जब 5 साल का था तब मुझे IFS बनना था, इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर जाना था। उसका रीज़न था मेरे को एम्बेसडर बन के, मेरा तब तक कोई पासपोर्ट नहीं था और मैं फ़ॉरेन नहीं घूमा था। आई थॉट कि अरे अच्छा है, फ़ॉरेन घूमूंगा, मज़ा आएगा। तो और साथ में तो दैट वाज माय एम। फिर शुरू में उससे पहले आई थॉट टू बिकम एन IAS, क्योंकि मैं पापा से पूछता, पापा जी सबसे पावरफुल कौन है? सो ही सेड ओके, इन डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर तो DC है, हु इज एन IAS। तो धीरे शुरू में IAS, फिर IFS, फिर एस्ट्रोनॉट, फिर मेरी स्पेस के अंदर थोड़ी सी रुचि बढ़ने लगी। फिर मैं और डेप्थ में जाने लगी, थियोरेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के बाद क्वांटम मैकेनिक्स, तो ऐसे ऐसे फिर उससे स्पेस साइंटिस्ट, उससे फिर एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो अभी मतलब 4-5 साल हो गए हैं, 3-4 साल। So now I am stable. So now I want to be an astrophysicist, and I want to provide something fruitful for our nation and for our humanity that would help us in understanding what is actually the world and how the world works. तो एस्ट्रोफिजिक्स जी, सबसे पहले तो आप कौटिल्य यही बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ये एस्ट्रोफिजिक्स का आसान भाषा में मतलब क्या है? बताता हूँ मैं आपको। देखिए, एस्ट्रोफिजिक्स, सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स नहीं, मैं क्वांटम मैकेनिक्स और पार्टिकल फिजिक्स भी पढ़ता हूँ, तो उन सभी का एक मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रोफिजिक्स या इन सभी चीज़ों का ये मतलब है, एस्ट्रोफिजिक्स हमको ये बताती है कि जो हमारे यूनिवर्स है या हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे बिहेव करती हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, एक फिजिकल लॉज और फिजिकल मीन से
एक एक्सप्लेनेशन यूनिवर्स की, क्योंकि अभी हम यूनिवर्स को जान ही नहीं पाए हैं ढंग से। तो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर ये है कि हम यूनिवर्स को डिस्क्राइब करें, इसका मेन चीज़ क्या है, कैसे ऐसे वर्क करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। और ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स होते हैं, पूरे यूनिवर्स को ही एक्सप्लेन करना फिजिक्स के लॉ से, लेकिन एक बहुत ही क्वांटम स्केल पर, जहाँ पर हम देखते हैं तो इंट्रामोलिक्यूलर, न्यूक्लियर, तो उस स्टेज के ऊपर एक्सप्लेन करना। क्योंकि तब जाकर, जैसे अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो वहाँ पर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब अगर आप मून, अर्थ, कैसे ऐसे बात करते हैं, आदमी, इफ यू टेक अ लिटिल ऑब्जेक्ट, फिर वो इट्स एप्टली ट्रू, न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज रियली फाइनाइट इन इट। लेकिन अगर हम बहुत ही क्वांटम स्केल की बात करते हैं तब न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स वो गलत प्रूव हो जाती है, इसलिए हम आइंस्टाइनिक मैकेनिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स विल प्रूव दैट हाउ एक्चुअली द यूनिवर्स वर्क्स ऑन अ क्वांटम स्केल। आप सोच रहे होंगे कि आपने एक गूगल बॉय देखा था जिससे पूछा जाता था कि आर्मेनिया की राजधानी क्या है, वो तुरंत जवाब देता था। एक वो गूगल बॉय था और एक आपके सामने जो एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा है। मतलब 5 मिनट में मेरे दिमाग की लस्सी हो चुकी है ना। सच बताऊं तो मतलब इतनी साइंस, इतना फिजिक्स, इतना डेप्थ, आज आएगा आनंद। तो सबसे पहले तो वही बात कि कौटिल्य ने इंग्लिश जो सीखी है वो ट्रैवलर से सीखी है। हाँ, धीरे धीरे फिर वहाँ से थोड़ी बहुत सीखी, फिर खुद ही प्रैक्टिस करी। फिर एक और चीज़ जिनको लगता है कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट भाषा है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के और उत्कर्ष को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो गाँव तक, हर छोटे छोटे कोने तक पहुँचाई। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे होंगे जिनको उसमें दिक्कत आती होगी। तो जब हम गर्मियों की छुट्टियों की बात है 4-5 साल पहले की, मेरे पापा जी ने कहा कि ओके, तब मेरे को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आती थी, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो सिंपल थी, मेरे को ना ज़्यादा बोलना आता था और वैसे, और ना पेरेंट्स को, ही वाज गुड इन ग्रामर। फादर को इंग्लिश नहीं, मेरे पापा जी ग्रामर के टीचर हैं, उनकी ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश भी हिंदी भी, ही इज़ वेरी गुड एट इट। लेकिन हाँ, स्पीकिंग डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि सिनेरियो मैटर्स अ लॉट। तो उन्होंने क्या कहा कि चलिए ठीक है, गर्मियों की छुट्टी है, टाइम है, आज तुमने जो भी कुछ करा, खेला कूदा, मस्ती करी, कुछ भी करा, पढ़े, जो भी करा, उसको जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, शुरू में किसी भी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि उससे आपकी जो स्टेज फियर होता है वो भी खत्म हो जाता है। कैसे भी इंग्लिश हो, कैसी भी लैंग्वेज हो, गलत ग्रामर हो, टूटी फूटी इंग्लिश हो, कैसा भी हो, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करो, तो उससे क्या हुआ, स्टेज फियर बिल्कुल खत्म हो गया और ऐसे ऐसे धीरे डेवलप हुई और बिल्कुल फ्लुएंसी आ गई। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरी अच्छी नहीं है कोई भी लैंग्वेज, तो आप इस टाइप की चीज़ को ट्राई करके देखिए, फिर आपकी लैंग्वेज, आई गारंटी इट वुड बूस्ट अप इन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, फिर जल्दी से यू विल गेन फ्लुएंसी इन इट। तो आप सभी जानते होंगे हमारे सामने गूगल बॉय है और एस्ट्रोफिजिक्स इनका सपना है, इनका ड्रीम है, और साथ में आप जानते हैं करेंसी, कैपिटल, मैपिंग, ये तो सब इनकी उंगलियों पर है। तो आइए पहला सवाल मैं इनसे पूछता हूं, एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब गूगल बॉय से सवाल जवाब ना हो तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, हाँ। मुकाबला टक्कर का होगा। तो आइए पहला सवाल आपके लिए, स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के बारे में किस प्रकार अलग सोचते थे और लोगों से? स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर करी, मतलब उनके जो थॉट्स थे, उन्होंने एक वर्म होल थ्योरी भी दी थी, और ब्लैक होल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि ब्लैक होल के अंदर कोई चीज़ जा नहीं सकती और इट्स यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, क्योंकि अगर हम देखें ब्लैक होल्स जो होते हैं उनके जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, एंड इट इज़ लाइक, एंड जब इवेंट हॉराइजन पर कोई भी चीज़ पहुंच जाती है तो वहाँ से रिटर्निंग बैक का कोई भी चारा नहीं रहता, और इवेंट हॉराइजन से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इतना बढ़ जाता है कि कितना भी मास का ऑब्जेक्ट हो वो वहाँ से अंदर ही जाएगा। मतलब 10th क्लास में हमें ब्लैक होल के बारे में पता, यही बहुत उपलब्धि थी। स्टीफन हॉकिंस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ देखिए आप, स्टीफन हॉकिंस ब्लैक होल के बारे में किस प्रकार अलग सोचते थे ये भी इनको पता है। चलिए एक सवाल जिसका संबंध एस्ट्रोफिजिक्स से भी है और हमारे जो पुराण हैं, जो महाकाव्य हैं, उनसे भी है, तो पूछ लो एक सवाल। चलिए, हनुमान चालीसा की दो पंक्तियां सूर्य से पृथ्वी की दूरी को बड़ी सरलता के साथ आंकती हैं, क्या वो दो पंक्तियां आपके दिमाग में आ रही हैं जो हनुमान चालीसा के अंदर है? हनुमान चालीसा तो मेरे को याद है, हाँ आ गई, हाँ वही है, हाँ।
जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जानू। तो यहाँ पर जब जो हनुमान जी होते हैं तो वे जब सूर्य को फल समझते हैं तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो क्या मापते हैं कि जुग सहस्त्र जो जन या योजन आप कह सके, तो इसका जो एग्जैक्ट अगर हम इसको ट्रांसफर करें हमारे माइल्स फिर किलोमीटर्स के अंदर तो आ जाएगा इसका जो एग्जैक्ट है वो है 1.53 करोड़ और 15.36 मिलियन। तो नियर अबाउट ये उसका क्या कहते हैं उसके जो लेंथ है मतलब जो डिस्टेंस है। और ये बहुत ही ट्रू है क्योंकि अगर आप हमारे अब की बात करें तो अर्थ से लेकर अर्थ के सेंटर से लेकर ये सेंटर का नहीं है, ये जो है वो सन के आगे का है। अगर हम अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर को देखें तो उसका जो डिस्टेंस है दैट इज 1 AU and 1 AU is 1 astronomical unit which is near about 14,95,97,286 kilometers. So it is much near to it. मैं थोड़ा सा मैं भी पीता हूँ, टेस्टी है। टेस्टी है, सही बात है ना एकदम। मतलब जो आपने डिस्टेंस का बताया है ना अभी मुझे, मतलब मेरे तो ऊपर से चला गया है पर मैं बाद में पहुंच करके जरूर सुनूंगा एक बार, है ना। तो चलिए गूगल बॉय से स्पेस बॉय की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक सवाल एस्ट्रोफिजिक्स का। प्लूटो जो प्लेनेट था पहले, अब उसे कैटेगरी से बाहर कर दिया, तो किस कारण से? सो सर इन 6 नवंबर 2008 को प्लूटो को जो प्लैनेट्स की कैटेगरी है इससे बाहर कर दिया गया था एंड इट वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। इसका रीज़न ये था कि जो प्लूटो था वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर ट्रांस नेपट्यूनियन रीजन के अंदर चला जाता था। और इसकी वजह से क्या थी, क्योंकि जो प्लैनेट के लिए एक डेफिनेशन फिर से बनाई थी कि एक प्लैनेट का किसी भी स्टार के अराउंड या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए और एक फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए। तो उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं था, इसलिए उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में कर दिया था। एंड देयर आर 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, प्लूटो, मेकमेक एंड देयर इज एरेस, सेरेस एंड होमिया। मतलब स्पेस बॉय, गूगल बॉय, कौटिल्य, ये जो 5 ड्वार्फ प्लेनेट बताए हैं जी, ये कब याद किए थे? ये हो गए इसको 4-5 साल। और जो प्लूटो है, प्लूटो के टोटल 4 मून्स है जिसमें सबसे बड़ा है। रुको जरा। तो कौटिल्य, गूगल बॉय मैंने आपसे सवाल पूछे, फिर स्पेस बॉय के रूप में मैंने आपसे एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पूछ लिया। अब मैं आपसे करंट अफेयर्स पूछूंगा। मतलब लगना चाहिए ना आपने फूल पत्ती वाली क्लास कितनी तैयार की है, तो मुकाबला टक्कर का होगा, टक्कर का ही होगा पक्का। तो आप सभी देख लीजिएगा, कुमार गौरव वर्सेस गूगल बॉय करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक सवाल है जो मेरे मन में है, मेरी इच्छा है कि कौटिल्य, गूगल बॉय मिमिक्री बहुत अच्छी करता है। तो कोई मिमिक्री जो आपके दिल के बहुत करीब हो, अगर मुझसे पूछोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मिमिक्री। ओके सर, हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे और सुनाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मिमिक्री। तो तैयार है? तो असलियत में सिर्फ मिमिक्री नहीं, अगर आप इसको सुनते भी हैं तो इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा मैसेज छुपा है। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार थी, उसके अंतिम दिन उन्होंने ये स्पीच दी थी और इससे पूरे सदन के अंदर एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो गया था, क्योंकि इसके जो शब्द हैं उनका जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा और वो बहुत ही विशाल है। और ये देश को, हमारे भारत को एक्सप्लेन करते कि हमारा भारत क्या है और हमारी क्या प्रकृति है और हम कैसे हैं। तो गूगल बॉय ये तो हम क्या सुनने के बाद ही बताएंगे। तो स्टार्ट करें जी। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति रही है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र में रहना चाहिए। क्या बात है। मतलब कौटिल्य
मतलब ये लाइन सुनकर हम उसी मूड में चले गए जब वो सदन में जो वो स्पीच चल रहा था ना, जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े थे और वो स्पीच दे रहे थे, जी। और उसके बाद जो तालियां बजी थी ना, वही तालियां बजनी चाहिए आपके लिए। चलिए एक और मेरी इच्छा है, वो भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले चलिए महासंग्राम स्टार्ट करते हैं आज का। गूगल बॉय, स्पेस बॉय वर्सेस कुमार गौरव। ठीक है सर। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। सर, तभी मतलब तो कुछ मजा है। सवाल तो मेरे पास हैं, अगर तूने उनके सही जवाब दिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुझे फंसाने की। ओके सर। तो तैयार है? पक्का। तो चलिए करंट अफेयर्स का पहला सवाल का रिलेशन एस्ट्रोफिजिक्स से ही होगा। ओके सर। चलो ठीक है, पहला सवाल, फाल्कन 9 रॉकेट किस कंपनी का रॉकेट है? स्पेसएक्स, जो कि एलन मस्क की है, टेस्ला की सब्सिडरी कंपनी। इतनी तेज तो रॉकेट भी नहीं जाता। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हबल टेलीस्कोप किस देश का है? हबल टेलीस्कोप यूएसए का है, और मतलब ये एडविन हबल के नाम से है, और एडविन हबल सर ने 1920 के अंदर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की थियोरी दी थी, और फिर उन्हीं के ही मतलब उनको उनके ऑनर के अंदर नासा ने भेजा था, और ये डिस्टेंट गैलेक्सीज को ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा था। इसके बाद केपलर भेजा था, और अभी कुछ साल में, क्योंकि हबल अभी फिलहाल बंद हुआ है, तो अभी कुछ साल के अंदर हबल टेलीस्कोप की जगह एक और टेलीस्कोप नासा भेज रही है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, वो उसकी एक विशेषता है कि वो डार्क मैटर और ऐसी चीज़ों को, जो कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स नहीं, वो ऐसी चीज़ों को टेम करेगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नहीं डिटेक्ट होती, जो नॉर्मल रेस से नहीं डिटेक्ट होती। और गूगल बॉय की एक खास विशेषता है कि इन्हें रोकना पड़ता है ना, क्योंकि मैंने पूछा हबल टेलीस्कोप किस देश का है, और इन्होंने हबल टेलीस्कोप क्या है, जेम्स वेब कौन सा आने वाला है, एडविन हबल कौन थे। थर्ड क्वेश्चन, ओके सर। विक्रम लैंडर हमारे किस यान के साथ गया था? तो जो विक्रम लैंडर था वो चंद्रयान 2 के साथ गया था, और जो विक्रम लैंडर को मैंने उसको बनते हुआ भी देखा है मेरे सामने, मेरे इतना एक सेक्शन था और उसके साइड में विक्रम लैंडर बन रहा था। मतलब हाँ, तो मैं जब नहीं, ऐसे नहीं, मैं 3 साल पहले या 2 साल पहले मैं इसरो के अंदर गया था, और वहाँ के एक विजिट के अंदर, और वहाँ पर जो इसरो के डायरेक्टर थे आइजैक और आईसाइट के, जहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं वे बनते हैं, तो वहाँ पर मिस्टर एम अन्नादुरई, डॉक्टर एम अन्नादुरई सर, तो उनसे मिलने के बाद वहाँ पर साइंटिस्ट से मेरा एक डिस्कशन हुआ, एक पैनल डिस्कशन, और उसके बाद मैंने उसको घूमा आइजैक और आईसाइट को, और वहाँ पर मेरे इतने दूर था, और वहाँ पर प्रज्ञान रोवर भी साइड में रखा हुआ था, उसका मॉडल, और विक्रम लैंडर बन रहा था, और डॉक्टर एम अन्नादुरई सर ने मुझे मंगलयान का और इन सब के मॉडल्स भी दिए थे गिफ्ट के अंदर, एंड इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी टू सी द लाइव मेकिंग ऑफ विक्रम लैंडर। और साथ में मैंने GSAT-11 जो इंडिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, उसको भी बनते हुए देखा है वहाँ पर। क्या बात है। चलिए अब मंगलयान का जिक्र कर ही दिया है, तो जो मंगलयान था उसको किस लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा गया था? ओके, तो जो मंगलयान था, दैट इट वाज लॉन्च्ड बाय PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एंड इट वाज बिकॉज इट वाज अ ग्रेट थिंग, बिकॉज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो होते हैं वे जनरली 30,000 या 20,000 किलोमीटर्स तक के चीज़ों को ऑर्बिट के अंदर पहुंचाने के लिए यूजुअली काम होते हैं, और मून तक चंद्रयान 1 तो उससे सक्सेसफुली हो गया था, बट ये पहली बार हुआ था कि किसी भी देश ने मार्स तक इतनी दूरी 0.5 AU की दूरी अर्थ से मार्स तक की एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से करी। नॉर्मली ये GSLV से ही होता है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल से, तो इट वाज अ ग्रेट मिरेकल। और कौटिल्य पहली बार ही हुआ था जब किसी देश ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगल फतेह किया था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि जो अभी हाल ही में एक अमेजोनिया सैटेलाइट गया था। कौन सा? अमेजोनिया। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, अब या तो आप नाम से समझ जाओगे कि सैटेलाइट किस देश का था, मतलब गूगल बॉय और स्पेस बॉय दोनों लगेंगे इस सवाल में। अच्छा। अगर आपको नहीं आता तब भी बता दोगे कि अमेजोनिया जो सैटेलाइट है ये किस देश का सैटेलाइट था जो इसरो ने भेजा था? ओके, इट वाज ऑफ ब्राजील। क्या बात है। एक अपने इसके अंदर मैंने एक और सोचा, शुरू में लगा कि अच्छा कहीं जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का तो नहीं है, हाँ, लेकिन फिर अगर वो भेजते तो नासा से भेजते। और इसरो इज़ ग्रेट, और इसरो ने अभी बहुत सारे, मतलब इट्स अ ग्रेट मोमेंट कि इसरो जो है वो और देशों की सैटेलाइट्स को भेज रहा है, और जो हमने 104 सैटेलाइट्स को भेजा था तो उसके अंदर मेजॉरिटी फॉरेन सैटेलाइट्स थे। सो इट वाज अ ग्रेट थिंग कि हम एक हब बन रहे हैं, इसरो एक हब बन रहा है, हमारा देश एक हब बन रहा है, जहाँ से और देश देखते हैं कि अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, जैसे पहले जो हमारा इसरो था जब इतना डेवलप नहीं हुआ था तब वो फ्रेंच गुयाना के अंदर से वो अपने सैटेलाइट्स को भेजता था, लेकिन अब सारे देश
इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। तो आपने इसरो ही विजिट किया या सतीश धवन केंद्र ये भी विजिट किए थे? मैंने इसरो के अंदर आइजैक और आईसाइट, और मैंने साथ साथ में आइजैक और आईसिक जहाँ पर क्या कहते हैं हमारे बैंगलोर के अंदर जहाँ पर हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो बनते हैं। हाँ, मैंने श्रीहरिकोटा नहीं गया हूँ और ना ही मैं तिरुवनंतपुरम में गया हूँ जहाँ पर जो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स और जो हमारे रॉकेट लॉन्चिंग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है हमारा। तो चलिए अब एक सवाल, वही इच्छा है, सवाल तो नहीं है, वो अग्निपथ वाला जो डायलॉग है याद है? डायलॉग या कविता? कविता। अच्छा। क्या बात है, मतलब गूगल बॉय है तो नहीं, क्योंकि अग्निपथ का डायलॉग तो हाई है नहीं, वो जो अग्निपथ वाला जो अच्छा, कविता है याद है थोड़ी बहुत? हाँ, चलिए तो मैं उसका आपको लास्ट पैराग्राफ सुनाता हूँ। बिल्कुल। इसका मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी ने तब लिखी थी जब देश के अंदर युवाओं के अंदर इनकलाब की और साथ साथ में आज़ादी की लड़ाई के लिए एक आग थी, और उस जुनून को और बढ़ाने के लिए श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी। और इसका जो लास्ट पैराग्राफ वो ये है कि यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेद रक्त से, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना रुकेगा कभी। वो शुरुआत है कि तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ। और गूगल बॉय भी शपथ कर चुका है कि गूगल बॉय का जो लक्ष्य है वो भारत से बाहर भी है। क्या मैं सही हूँ गूगल बॉय कि आगे गूगल बॉय क्या करना चाहता है? तो आगे मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता हूँ। और आपकी इस बात के भारत के बाहर वैसे जो मेरा काम होगा, मतलब मैं वैसे आप इस बात से करेंगे कि मैं MIT के अंदर जाके, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जाके पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च का एक्सपोजर है। हाँ, लेकिन मैं बाद में आके काम इसरो के लिए, हमारे देश के लिए ही करना चाहता हूँ। क्या बात है, मतलब ये लाइन है ना जो कि हाँ मुझे काम इसरो के लिए ही करना है, वो इसरो से बेहतर कोई नहीं है। ये बात तो आप भी मानते हैं? आगे आने वाले 20-30 सालों के अंदर, 10 साल में भी, इन वेरी नियर फ्यूचर इसरो वुड बी नंबर 1, क्योंकि जो हमारी रेट है ग्रोथ की, दैट इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हमारे मतलब बहुत ही ज़्यादा जो सक्सेस रेट है हमारे क्या कहते हैं सैटेलाइट्स का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। हमने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। हमने PSLV से चांद तक गए, हमने पहले हैं जिसने हम PSLV से हमने मार्स तक गए, पहले जो बिना किसी फेलियर के हम मार्स पर गए। उसके अलावा हमने 104 सैटेलाइट्स, तो हमारे पास इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो इसरो ये हमारे देश की विशेषता बताता है कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, और इतना मजबूत क्वालिटी के अंदर कि उसका कोई तोड़ नहीं, और हर चीज़ के अंदर अच्छा। अगर आप देखें तो अभी कंपैरिजन हुआ था हमारे मार्स का, जो हमारा जो मंगलयान था, और उसी टाइम पे नासा ने भी अपना क्या कहते हैं, उन्होंने ये भेजा था अपना सैटेलाइट, जो कि वहाँ पर जो वेदर चेक करता था, और वो GS उन्होंने मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल से भेजा था वहाँ के, और उस पर उन्होंने जो हमारे मंगलयान से 100 टाइम से भी ज़्यादा पैसा लगाया था, और तब भी हमारा मंगलयान अब भी काम कर रहा है। तो एक सवाल है, मतलब पर्सनल ही है, कि गूगल बॉय को खेलना पसंद है या घूमना पसंद है या पढ़ना पसंद है? देखिए, मुझे सारी चीज़ें पसंद हैं, और ऐसे एक तो नहीं। हाँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कितने घंटे पढ़ता है गूगल बॉय? कितने घंटे से मेरा फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी मैं पढ़ता हूँ तब मैं काफ़ी देर के लिए पढ़ता हूँ। मतलब जब मेरा मन करता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आधे घंटे के अंदर उठ गया, 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर उठ गया, तब मैं काफ़ी लंबा टाइम उसको देता हूँ, और पूरी अंडरस्टैंडिंग और पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देता हूँ। क्या गूगल बॉय को खेलना पसंद है? बहुत ज़्यादा। वैसे कौन सा? हाँ, मुझे सारी गेम्स अच्छे लगते हैं। जैसे मैं चेस का एक बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, उसके अलावा मैं पापा जी के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल, और सारे गेम्स खेलता हूँ मैं। टेबल टेनिस। चेस के नेशनल प्लेयर हैं आप? हाँ, मतलब मैंने नेशनल के अंदर एक सिल्वर मेडल भी जीता था, काफ़ी साल हो गए, और मैंने इसके अलावा स्टेट के अंदर तो कई बार गोल्ड मेडल जीते हैं। और उसके अलावा मुझे चेस बचपन से बहुत अच्छा लगता है। तो क्या गूगल बॉय टॉप के लिए ही जन्म लिया है गूगल बॉय ने? नहीं, ऐसा मतलब चेस भी हो गया, स्पेस भी हो गया, करेंसी, कैपिटल, मतलब इस छोटे से दिमाग में इतना सब कुछ। देखिए, दिमाग, ये भी एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको, कि किसी का भी, स्पेशली एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का दिमाग कभी भी कम नहीं होता। एक चीज़ होती है कि छोटे बच्चे ना सवाल बहुत ही
अलग और बहुत ही डिफरेंट सवाल पूछते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, लेकिन पेरेंट्स बच्चे को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको कर्ब कर देते हैं, ये कह के कि अरे नहीं, यू आर जस्ट स्मॉल, तुम तो बहुत छोटे हो, तुमको तो समझ में नहीं आएगा, ये तुम्हारे सिर के ऊपर से चला जाएगा। लेकिन एक बच्चा, एक स्टूडेंट उसको समझ सकता है। अगर हम उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएंगे तो वो कल आज एक सवाल पूछते हैं, कल 2 सवाल पूछेगा, और ऐसे ऐसे उसके वो बढ़ता रहेगा, पूछता रहेगा, वो सीखता रहेगा। और अगर हम क्यूरियोसिटी को कर्ब कर देते हैं तो उसके अंदर का आइंस्टाइन, उसके अंदर का न्यूटन तभी मर जाता है। क्या बात। क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट थे उनका बस एक ही उन्होंने अलग चीज करी थी, उन्होंने एक वाई क्वेश्चन अपने आप से पूछा कि अगर मैं ये फिनोमेना हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। जैसे जब आइजैक न्यूटन ने, अगर हम सिंपली देखें तो कोई भी चीज है, कोई एप्पल है तो वो क्यों पेड़ से गिर रहा है, व्हाई इज इट फॉलिंग, और इस क्वेश्चन से उन्होंने सीख लिया। स्पेस बॉय, वो एप्पल सच में गिरा था न्यूटन के सिर पर? नहीं, वैसे ये कहते हैं, लेकिन असलियत में ये तो बस एक वो है कि उन्होंने, ऐसा तो नहीं था कि एप्पल गिरा, ओ मैंने तो ग्रेविटी देख ली, इट वाजंट लाइक दैट। जब असलियत में एक और मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा कि जब न्यूटन जी का एडमिशन, जो आइजैक न्यूटन का जब कैम्ब्रिज के अंदर हुआ था, तब क्या हुआ, तब एक पैंडेमिक आ गई थी जिसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाते, चूहों का प्लेग, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक आप उसको मान सकते हो, क्योंकि ना जब मेडिकेशन थी और आधा यूरोप तबाह हो गया था। तब अब उन्होंने अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया और 16-17 घंटे वे उसी के अंदर ही लड़ते रहते थे, दीवारों से अपने टकराते थे, मैथ से, साइंस से, हर चीज़, ज्योमेट्री। तभी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कर लिया। फिर उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स वगैरह के अंदर उसको भेजा, तभी उन्होंने कैलकुलस को देखा, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने सारी चीज़ों को देख लिया। तो जब उन्होंने ब्लैक डेथ, एक पैंडेमिक, एक महामारी के दौरान ऐसा कर दिया, तो आज भी हमारा वैसा सही दौर है और आज भी लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय काफ़ी है। तो गूगल बॉय, मतलब ये बात भी शायद उसी टाइम की जो मैं पूछने वाला हूँ, स्पेस बॉय से पहले की। तो गूगल बॉय के घर पर टीवी है? हाँ सर, टीवी तो सबके घर में ही होता है। नहीं, लेकिन कभी कोई ऐसा टाइम आया था जब पापा जी ने टीवी कहीं और रख दी हो, मिलने वाले के घर पर? नहीं, किसी घर के बाहर नहीं रखी। मतलब जब मैं चंडीगढ़ रहता था तो हमारे कई साल टीवी नहीं था। तो वैसे हमारे सभी, हमको टीवी देखना पसंद है, क्योंकि हमारे घर पे मतलब हम मेरे पास फ़ोन नहीं है, ना मेरी दीदी के पास फ़ोन है, तो हम टीवी हमारे घर को एकजुट कर देता है, आप ऐसे मान के चलिए। सब एक जगह बैठते हैं। हाँ, वो तो है। हम थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, वो पापा जी को शिकायत है और ये इसको आई लाइक टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। हाँ, इतना नहीं है कि सारे टाइम, हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता रहता है। हाँ, वो तो सभी के पिताजी को दिक्कत है ना टीवी से। तो चलिए, आप हरियाणा से हैं और हरियाणा में तो महाभारत हुई थी, कुरुक्षेत्र, जहाँ श्री कृष्ण सबसे बड़े जो टीचर थे, सबसे बड़े शिक्षक जो थे, उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिए थे। तो कुछ भगवत गीता के बारे में कुछ जानता है गूगल बॉय? हाँ, भगवत गीता के मैंने मतलब कई अध्याय मेरे को याद हैं, तो उनमें से मैं आपको मतलब अध्याय याद है आपको? हाँ, बहुत सारे। आप हमें कोई श्लोक सुना दीजिए। ओके, तो श्लोक सुनाता हूँ। तो ये 15वें अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है, तो उसका ये प्रथम श्लोक है, और श्री भगवान श्री कृष्ण जी इसको कहते हैं। तो श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मधः शाखा मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। और मतलब इसका बताता हूँ इस श्लोक का, क्योंकि अगर उसका मतलब पता चल जाए तो भगवत गीता से बड़ी हमारे पास कोई किताब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जीवन से जुड़ी हर ऐसी समस्या का हल है जो एक आदमी देख सकता है। तो अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि ऊर्ध्वमूल मधः शाखा, जो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये एक उल्टे पेड़ की तरह है। किसकी तरह? उल्टे पेड़ की तरह, जहाँ पर उल्टे बरगद के पेड़ की तरह बहुत ही बड़ा पेड़ है, जिसकी बड़ी बड़ी जड़ें हैं। तो इसकी जो जड़ें हैं वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो वेद है, वो पुराण, जो जिस भी तरह का ज्ञान है वो उसकी जड़ें हैं, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरी धरती को एकजुट रखे रहते हैं। फिर हमारे साथ आती है हमारी जो ट्रंक है, जिसकी ट्रंक है वो धर्म है, सत्य है, अच्छाई है। अच्छाई, सत्य और धर्म, ये सभी चीज़ें एक का ही पर्याय है, आप इसको एक दूसरे के पर्याय मानिए, और ये पूरे विश्व को एक साथ रखते हैं ये चीज़ें। और फिर जो इसकी टहनियाँ हैं, जो इसके पत्ते हैं, जो इसके फल हैं, वो जीवन है। और ऐसे ऐसे अगर हम सोचेंगे
तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से कैसे ये डेफिनेशन, ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो हमारा असलियत में जो पूरे विश्व को बांधे रखे हैं वो अच्छाई है, वो सत्य है, वो धर्म है। क्या बात है, मतलब फिलॉसफी भी आती है, साइंस भी आती है, मैपिंग भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है। अच्छा, रावण नाम तो सुना ही है ना, इसके कोई अन्य नाम याद है आपको? हाँ, रावण, लंकेश, दशानन और साथ में लंकापति। चलिए, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, आप खुद उनसे मिले थे। जी, मतलब ये सौभाग्य है अपने आप में कि आपने खुद, मतलब एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है शायद। जी। तो आप उनसे कब मिले थे, थोड़ा बताइए। तो नियर अबाउट 2015 के अंदर, आज से 6 साल पहले मैं उनसे मिला था। जो उनका, क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उनके निवास पर 10 सी राजगोपालाचार्य मार्ग, तो वहाँ पर मैं उनसे मिला था और एक बहुत ही लंबी अच्छी भेंट हुई, जहाँ पर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो मेरे आइडियल हैं और उनको हर स्टूडेंट, मेरे ही नहीं, वो सबके आइडियल हैं और पूरा देश उनको फॉलो करता है और स्टूडेंट की रग रग के अंदर वे बसे हुए हैं। तो असलियत में क्या था कि जब मैं उनसे मिला तो वे अखबार नहीं देखते और वे बिल्कुल ही ऐसे देखा कि एक छोटा बच्चा आ रहा है। उन्होंने ऐसे देखा कि हिडन न्यू में उनको पहले नहीं बताया था कि एक बच्चा आ रहा है, मतलब एक छोटा बच्चा आ रहा है आराम आराम से, और उन्होंने मेरे को ऐसे ही ट्रीट करा, बिल्कुल जैसे एक छोटा सा बच्चा हो, जैसे उसको प्यार से सहलाते हैं। तो वो आत्मीयता नहीं, तो वो आत्मीयता जब मैंने उनको देखने को मिली, सो इट वाज रियली ग्रेट। इतने बड़े लेवल पर हैं वे, और तब भी ही वाज टू डाउन टू अर्थ, इसलिए ही वे सबके रोल मॉडल हैं और इसलिए ही वे सबके आइडियल हैं। फिर मैंने उनसे बात करी, स्पेस के बारे में थोड़ी सी बात करी, फिर वे एकदम स्पेस की जब बात आई तो वे एक्साइट हो गए, उनके अंदर एक अलग ही खुशी उनके देखने को मिली। उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई एंड इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी एंड इन माय लाइफ। तो मतलब जब आप उनसे मिले थे उस टाइम पे, आपने कहा कि वो आपको मतलब एक बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, जो कोई भी होता वो हाँ, करते। शुरू में फिर जैसे मैंने उनसे स्पेस की बात करी, उन्होंने बताया जो उनके PA थे, तो बिल्कुल ही फिर उन्होंने एकदम अलग मोड में आ गए, बिल्कुल खुश थे। उन्होंने मेरे से अलग अलग तरीके से बात करी और स्पेस को लेकर और इस फील्ड को लेकर उन्होंने मेरे से बहुत सारी बातें करी। तो गूगल बॉय को क्या पसंद है खाने में? ओके, तो मुझे खाने के अंदर वैसे घर का खाना, घी मतलब दूध तो नहीं, सॉरी, दही, लस्सी, कढ़ी चावल और पराठे और सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन जब से मैं जोधपुर आया हूँ, मारवाड़ी खाना मज़ा ही आ गया। मतलब क्या बात है, मतलब मारवाड़ी खाना खा लिया? हाँ, कई दिनों से खा रहा हूँ और मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हर दिन यही रह जाऊँ और यहीं का ही खाना खाऊँ सारे टाइम। तो अब ध्यान रखिएगा, आप करंट अफेयर्स विद गूगल ही स्टार्ट करने वाला है। मुझे इसके शुरू से यही लग रहा है, मतलब अब ये जोधपुर रुकने के मूड में है। अगर ये जोधपुर रुक गया तो मतलब मुझे लग रहा है कि हो गया है ना। तो कौटिल्य जो है हमारा जी, अगर मैं कौटिल्य से कहूँ कि जो आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट, आपके साथी जो देख रहे हैं और जो जानना चाहते हैं, पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि कोई बच्चा जीनियस कैसे हो सकता है, तो क्या केवल कौटिल्य ही जीनियस हो सकता है या हर बच्चा जीनियस हो सकता है? हर बच्चा एक जीनियस है, उसके अंदर पोटेंशियल छुपा हुआ है, बस देर है उसकी एप्रिसिएशन की, उसकी मोटिवेशन की, और अगर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर वो फेमस भी हो जाता है। असलियत में क्या है कि 98% मेहनत हमेशा बच्चा करता है, 2% मेहनत या 2% उसके सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूशन एक टीचर का, एक माँ बाप का, किसी भी का भी होता है, जो उसे मोटिवेट करता है। और उस 2% के बिना 100% अचीव नहीं होगा और वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जब तक बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, भले वो सेल्फ मोटिवेटेड है, अगर वो खुद से तो वेल एंड गुड और अच्छा, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो दिक्कतें आती हैं। तो एक जीनियस बनने के लिए एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, वो है एप्रिसिएशन। अगर आप एक छोटा बच्चा आपके सामने आता है, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए और उसको कहिए कि अच्छा कोई ये सब आता है, आप तो बहुत ही अच्छे हो, और इस चीज़ से वो और खुश होगा और उसके अंदर और एक इच्छा जगेगी कि अच्छा क्योंकि एप्रिसिएशन सबको चाहिए, एक ह्यूमन बिहेवियर है। तो अगर हम एक बच्चे को पैट करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, तो वो और ऐसा करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो और मेहनत करता है और वो कुछ बड़ा करके दिखा देता है। तो मैं चाहूँगा कि गूगल बॉय एक टीचर के रूप में हमारी जो पब्लिक देख रही है, उस पब्लिक को, उस पेरेंट्स को 2 लाइन कहे जिससे वो अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर सकें, जो बच्चा करना चाहता है उसके लिए प्रेरित करें। जी, तो मैं आपको कहना चाहूँगा
कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। एक तो आप उसकी क्यूरियोसिटी को कभी भी कर्ब मत कीजिए, आप उसे और बढ़ावा दीजिए, उसको सवाल पूछने दीजिए और उसकी हर समय के अंदर मदद करें। और मैंने देखिए 3 इडियट्स भी मैंने देखी और बहुत जगह देखा है कि करियर को लेकर बहुत ही दिक्कत रहती है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते कि वो मेरा बच्चा कुछ करे, क्योंकि वो उसके सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं और पेरेंट्स सोचते हैं कि यहाँ पर सेफ है, यहाँ ये कर सकता है। बच्चे को लगता है कि नहीं मैं तो ये अच्छा करूँगा, फिर एक बच्चा सोचता है कि अरे नहीं मेरे दोस्त ने तो ये वाली फील्ड ऑप्ट कर रहे हैं, सारे इस तरफ जा रहे हैं, सारे आजकल जैसे सारे कोडिंग कर रहे हैं, सारे लोग जैसे IIT वगैरह की अगर हम बात करें तो सारे लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी उस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके राइट करियर के अंदर बाधा बन जाती हैं। और क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी, अगर पेरेंट्स की बात है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, वे भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं कि हम उसको इस चीज़ पर लौटा दें कि बिल्डिंग वाले शर्मा जी क्या सोचेंगे, वर्मा अंकल क्या कहेंगे, बाद में कुमार अंकल का क्या कहना होगा कि तुमने ये कर दिया, तुम तो इतने अच्छे स्टूडेंट थे, तुमने आर्ट क्यों चुनी। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी और इनको आपको नज़रअंदाज करना होगा। और अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है, वे ऐसा चाहते हैं कि मेरे बच्चे के लिए बेस्ट हो, कैसे हो, वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो अगर किसी पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर नहीं उसको साइंस चुननी चाहिए और उसको आर्ट्स पसंद है बच्चे को, तो उसको उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि ये मेरा फील्ड है और इसके अंदर मैं ऐसी चीज़ करके दिखा सकता हूँ जो कि मेरा पोटेंशियल है और अपना बेस्ट मैं इसी फील्ड के अंदर दिखा सकता हूँ, और ऐसे फिर मान जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो कौटिल्य, एक लंबा समय आपने इस इंटरव्यू में बिताया है जी। और शायद जब आप गूगल बॉय के रूप में तो आपने बहुत इंटरव्यू दिए थे, आप हर न्यूज चैनल के ऊपर थे, KBC के अंदर भी गए थे। चलो KBC के बारे में पूछना भूल गया मैं। हाँ, KBC में आप भी थे और आपके पिताजी भी थे। हाँ। मैंने वो शो देखा था जहाँ आप भी थे, आप छोटे से थे और पिताजी थे। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो मतलब मजेदार हुआ हो तो अमिताभ सर के साथ? वहाँ तो हर चीज़ यादगार थी, हर चीज़ मज़ेदार थी। मैंने उनके साथ डांस करा, उनसे बातें करी, फिर शो से पहले ग्रीन रूम में जाकर मैंने उनको कविता सुनाई हरिवंश राय बच्चन जी की। फिर मैंने उसको बाद में स्टेज पर भी सुनाया, हॉट सीट पर। तो एक अलग ही ऑरा था। फिर उन्होंने मेरे को गोदी से उठा के, क्योंकि लंबे तो बहुत है, मैं ऐसे देख रहा था फिर उन्होंने एकदम मेरे को उठाया, मैं इतना सा था, मैं इतने से, फिर मैं ऐसे देख रहा था, फिर उन्होंने मेरे को पकड़ा, हॉट सीट पर खड़ा करा और ऐसे से एक बिल्कुल अलग ही यादगार पल मैंने उनके साथ बिताए, जो कि मुझे हमेशा याद रहेंगे। एंड दे ऑलवेज रिमाइंड मी कि उनकी जो सादगी थी, और सबसे बड़ी बात कि वो हर चीज़ से सीखते हैं। अगर आज भी कोई इंडस्ट्री के अंदर नया हीरो आता है जो कि बिल्कुल नौसिखिया है, अगर उसकी भी कोई अच्छी चीज़ लगती है वो उसको भी सीखते हैं और अपने अंदर अडेप्ट करते हैं। वे इम्प्रोवाइजेशन की कोशिश पे लगे रहते। तो इस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि जो भी आप चीज़ मिले उसकी अच्छाइयों को आप देखिए और उनको अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा नंबर 1 पर रहेंगे और आप हमेशा अपना बेस्ट करेंगे। तो अभी आपने एक बात बोली थी अमिताभ बच्चन सर के बारे में और APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी आपने उनके बारे में बोली थी कि सादगी। और आप तो सब शायद जितने भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं अच्छे अच्छे या फिर जो हैं सबसे मिल चुके हैं जी, तो आपको सादगी सबके अंदर कॉमन दिखी होगी। देखिए एक बड़ी बात है कि एक श्लोक भी है, शायद वो श्लोक अभी मुझे याद नहीं हो रहा, उसका मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊं कि जो भरे हुए वृक्ष होते हैं, जो भारी वृक्ष होते हैं, जिनके ऊपर फ्रूट्स होते हैं, वे हमेशा झुकते हैं, और जो शुष्क होते हैं, जिनके ऊपर कुछ नहीं लगा, बिल्कुल सूखे हैं, वे एकदम खड़े रहते हैं। तो ऐसे देखिए, जितना एक आदमी बड़ा होता है, जितना वो ऊंचाई पर पहुंचता है, उतना ही उसके अंदर सादगी है। बिकॉज सिंप्लिसिटी इज़ रियली रियली सबसे जो बड़ी चीज़ किसी आदमी के अंदर है वो है सिंप्लिसिटी। और मेरे पापा जी, और ये बहुत ही फेमस कोट है, सभी कहते हैं कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। अगर आपका दिमाग, अगर आपकी सोच, अगर आपके थॉट्स ऊंचे हैं, फिर किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, फिर आप कैसे रहिए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैटर ये करता है कि आपकी जो सोच है वो बिल्कुल आकाश जैसी ऊंची होनी चाहिए। चलिए गूगल बॉय, आप अच्छी बातें तो बहुत सारी हो गई है ना, तो गूगल बॉय ने मार सबसे ज़्यादा किससे खाई है, पिताजी से या माता जी से? वैसे ये है कि पापा मारते बहुत कम है, मम्मा तो हर दिन मारती रहती हैं हर चीज़ छोटी छोटी बात पे। मम्मी के हाथ टाइट है तो जोर से लगता है, हाँ, लेकिन फिर पापा जब मारते हैं
तब मारते काफी दिनों में, जैसे 3 महीने में, 4 महीने, लेकिन फिर और जब बराबर चोट फिर- लगती है फिर तो मतलब अब पूछिए मत। मतलब पापा वो- जी के मोटे मोटे हाथ है और ऐसा लगता है कि गर्म और कान के अंदर इको की आवाज आती रहती है। माँ तो थोड़ा दया भी कर देती है। नहीं ऐसा नहीं है, मम्मी पूरे मारती है लेकिन पापा ज्यादा जोर से मारते हैं। लेकिन हाँ, मम्मी हर दिन मारती है, पापा कभी कभी मारते पर वो बराबर हो जाता हाँ, है सब, है ना। तो कोई ऐसी घटना बचपन की जिसमें आपको बहुत मार पड़ी हो, मतलब हैं। भयंकर वाली? हाँ, ये तो याद ही है मेरे को। और ये मार ऐसी थी जिससे हर चीज हो गई, जिससे मैं आज यहाँ हूँ, जिससे मैं हर जहाँ भी गया बाद में, वो उसी की वजह से थी। जब मैं 4 साल का था तब क्या था, तब मैं पढ़ता नहीं था, मतलब मैं मम्मा, क्योंकि हमारा स्कूल था तो मम्मा वहाँ पढ़ाती भी थी, तो मैं मम्मा के पीछे घूमता रहता था, उनका पल्लू पकड़ के ऐसे क्लासेस जब मैं 3-4 साल का था। फिर एक दिन क्या हुआ, हमारा स्कूल के ऊपर ही घर था, तो मैंने वॉशरूम के बहाने में ऊपर चला गया, घर के अंदर चला गया और बेड पे बैठ के टीवी देखने लग गया, ऐसा कुछ। फिर पापा जी ने मेरे को नीचे लेके आए और पापा जी के पास एक डोगा होता था, मतलब क्या कहते हैं, सही डंडा मुड़ा हुआ, तो उससे उन्होंने मेरे को मारे। मैं बहुत रोया। लेकिन उसके बाद क्या था, उस मार के बाद, उस फटकार के बाद असलियत में क्या हुआ, मेरे अंदर एक बदलाव आया। फिर मैंने वहाँ से पढ़ना सीखा। तब से मैं जब मैं 5 साल का था तब मुझे पढ़ना नहीं आता था। हाँ, मेरा नॉलेज बहुत था, मैं पापा जी के साथ खूब बात करता था, खुशी खुशी सब कुछ करता था। हाँ, मेरे को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो फिर मैंने ढंग से लिखना पढ़ना सीखा। फिर धीरे धीरे उसी साल गर्मियों की छुट्टियों में 6-7 महीने बाद मैंने अपनी तैयारी करी, फिर वहाँ से फेमस और सारी चीज़ें हो गई। तो माँ की चप्पल और पिता की छड़ी, मतलब सफलता के ये 2 ही अस्त्र और शस्त्र हैं, एक तो माँ की चप्पल और एक पिता की छड़ी। क्यों? हाँ। मतलब चाहे गूगल बॉय हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमिताभ बच्चन सर खुद हो, वो खुद भी कहते हैं ये दोनों तो जरूरी है जी। तो ये हर किसी को अनिवार्य है, मतलब वैक्सीन की तरह है दोनों के दोनों। इनके बिना क्या होता है, ये आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। कोई भी माता पिता है, कोई भी आपका बड़ा है, आप देखते हैं कि बाहर वाले लोग हमेशा तारीफ करते हैं। आप कोई भी, मेरी बहुत बार हर जगह तारीफ होती है, लेकिन पापा जी की एक सबसे अच्छी बात है किसी भी पिता के, किसी भी पेरेंट की, कि वो हमेशा उसके अंदर कहते हैं कि आपकी कसर रह गई। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि परफेक्शन कभी भी नहीं आता। और एक पेरेंट चाहता है, एक पिता चाहता है कि मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे बच्चे परफेक्ट हों, वे सबसे अच्छे हों। और ये सबको सोचना चाहिए, और इसीलिए वे सोचते हैं कि नहीं अभी और अच्छा हो, और अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि दे नीड परफेक्शन, कि मेरा बच्चा दुनिया के अंदर सबसे अच्छा हो। और ये बात सभी पेरेंट्स को सोचनी चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि मेरा लड़का, मेरी लड़की दुनिया के अंदर बेस्ट हो, जितनी उसकी एज है वो उस वर्ल्ड क्लास लेवल पर पहुंचे, कि उसके जो पास के बच्चे हों, जो वर्ल्ड के टॉप बच्चे हों, उनके अंदर उसका नाम आए। तो सभी को ऐसा सोचना चाहिए, और अगर सभी ऐसा सोचते हैं तो वैसे ही वे उनके लिए प्लान्स करते हैं, और वैसे ही वे उनके लिए सोचते हैं, और उनके करियर के अंदर, उनकी स्टडीज़ के अंदर हमेशा वे हेल्प करते हैं। तो अभी गूगल बॉय कौटिल्य ने हमें बताया कि जो माँ की जो चप्पल है, जो सुदर्शन चक्र है, और जो पिता की जो छड़ी है, इसके बिना सफलता असंभव है। इसलिए समय समय पर आप भी खा लीजिए। क्यों कौटिल्य? पक्का। तो कौटिल्य ने बहुत खाई है, मतलब कि सुदर्शन चक्र का तो दीवाना है कौटिल्य, मतलब डेली ही खाया इसने तो, है ना। तो कौटिल्य, अब अंत में जो भी आपको देख रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे होंगे, आपके साथी देख रहे होंगे, या फिर जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उन सभी के लिए कोई मोटिवेशन, लेकिन वो मोटिवेशन कविता के रूप में, मतलब जिसको सुनकर 4 लाइनें, ऐसी 4 लाइनें जिसको सुनकर हर कोई आगे बढ़ सके। चलिए, कोई याद है ऐसी लाइन? हाँ, याद है। तो मैं अभी आप सभी के सामने एक सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। बढ़े चलो, बढ़े चलो। तो इस कविता के जो 4 लाइन होंगी, इनके मतलब को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप सच में बढ़ते रहेंगे ना, आप थकेंगे, और आप जो ऐसे लक्ष्य को, जो आपका लक्ष्य है, उसको अचीव कर पाएंगे। बढ़े चलो, बढ़े चलो, रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तो आपको बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका तन बिखर जाए, लेकिन तब भी आपको बढ़ते जाना है। भले ही जो आपका लक्ष्य है वो और डिफिकल्ट लगता जाए, लेकिन फिर आपका जो मन है वो और मजबूत होना चाहिए। और यही चीज़ इस लाइन से गई कि रहे समक्ष हिम शिखर, बहुत ही ऊंचा हमारा लक्ष्य है।
तुम्हारा प्रण उठे निखर, जो हमारा प्रण है वो उससे और उठ जाए। तो यही बात है, इस चीज़ को आप अपने जीवन में उतारिए। और सर ये तो कुछ ज्यादा हो गया, मतलब आपने तो मेरे से बहुत सवाल पूछ लिया, अब तो मेरी बारी है, कोटा आपका पूरा होने वाला है। समाप्त किया नहीं सर 2-3 सवाल तो पूछूंगा। नहीं सर, मतलब इंटरव्यू किसका था? गूगल बॉय, स्पेस बॉय का इंटरव्यू था। तो सवाल कौन पूछेगा? सर एक बार एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बताइए कि आप सर, एक मेरा क्वेश्चन था कि सर आप करंट अफेयर्स के टीचर हैं और करंट अफेयर्स पता नहीं अभी 2 घंटे पहले क्या हुआ, 5 घंटे पहले क्या हुआ और कल क्या हुआ, और इतनी सारी चीज़ों को एक साथ आप याद कैसे रखते हैं और अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हैं? देख कोटी, बात ऐसी है, मतलब कि अभी जो कविता सुनाई ना, बढ़े चलो बढ़े चलो, मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अगर ये मंजिल पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तो छोड़ोगे नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार हमें स्वीकार नहीं। तो मतलब एक उद्देश्य होता है कि हाँ, सुबह बहुत सारे बच्चे, उनके माता पिता मुझे देख रहे होंगे, कितनों का लक्ष्य होगा कि हाँ मुझे सफलता चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें एक हिस्सा दे दूँ अपना। उसके लिए पूरी रात भर मेहनत होती है, पूरी टीम की मेहनत होती है, मतलब टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी इंसान की सफलता के लिए। अब तू इतने इंस्टीट्यूट में गया होगा, बहुत बड़े इसरो में भी गया होगा, वहाँ भी टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, वहाँ से कंटेंट को उठाना होता है, फिर उस कंटेंट के साथ में उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको लेना होता है। अब तू सोच, सुबह 6 बजे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट मुझे देख रहा है, कोई साइंस का देख रहा है, और मुझे अब उनको कोई ब्रह्मांड की कोई घटना बतानी है, तो मेरे लिए बहुत टफ काम हो जाएगा आर्ट्स को समझाने के लिए। तो मैं ये सोचता हूँ किस प्रकार आसान भाषा में इसको समझा सकूं। सबसे टफ काम होता है प्रेजेंटेशन। आप नॉलेज को कितना अच्छा प्रेजेंट, मतलब आपकी जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। नॉलेज होना अलग है, उसका प्रेजेंटेशन जरूरी है। कोई और क्वेश्चन? यस सर, एक और है। क्या बात, मतलब रुकेगा नहीं? सर मैं सोच के तो 2-3 आए, तो 2-3 तो पूछने ही दो। सर आपके आइडियल कौन है? मेरे आइडियल कौन है? वैसे एक बच्चे के लिए माता पिता सबसे पहला आइडियल होता है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं से सीखा हुआ है, हर चीज उन्हीं से सीखी है। और दूसरा तो आपके जो आइडियल हैं, अच्छा, बताइए कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। उनको देख के उनकी एक लाइन की इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाला छोड़ देगा। जी। तो कौटिल्य, सबसे चलो अंत में पूछ लेता हूँ आपसे, कैसा लगा आपको इंटरव्यू? सर बहुत ही अच्छा लगा, और इतने सारे स्टूडेंट से रूबरू होकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपसे इतनी देर बात करके तो मतलब मन प्रसन्न हो गया, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो मेरी जॉब पे तो खतरा नहीं है सुबह 6 बजे वाली पर? सर अब तो हम आपके व्यूअर्स हैं सर, आपके स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट क्या से बात क्या खतरा? है। तो एक नया स्टूडेंट्स हमारे बीच में अभी से करंट अफेयर्स पढ़ेगा तो सोचिए पेपर का फलूदा बना देगा ये स्टूडेंट। तो अंत में अब आपको मिलाता हूं मैं उनसे जिन्होंने इस शेर को इतना मजबूत बनाया है, तो आप समझ चुके होंगे। तो तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा आप शेर के बब्बर शेर का। तो आप सभी ने गूगल बॉय, कौटिल्य, या फिर मैं कह दूं स्पेस बॉय, या फिर जो अभी नाम चुना है यूनिक बॉय, इसके बारे में बहुत सारी बातें जान ली। लेकिन आप सोचिए, इस शेर को जिसने इतना मजबूत बनाया, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? तो आइए मैं आपको मिलाता हूं इनके पिताजी से, और 2-3 बातें, मतलब इनको कैसा लगता है इसको देख करके, कौन सी कमियां इसके अंदर थी, कैसे सुधार किया, जिससे जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं वो भी कुछ सीख सकें। तो आइए चलते हैं सीधा इनके पिताजी के पास में। तो स्वागत है सर आपका। प्रणाम सभी को। सबसे पहले सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज। चलो जी, धन्यवाद, किसी ने तो ये कहा। क्या बात है। तो सर आप कौटिल्य आज यहाँ पर है, मतलब स्पेस बॉय जिसको संज्ञा मिल चुकी है, एस्ट्रोफिजिक्स इसको आगे जाना है, और गूगल बॉय तो पहले भी बन चुका है। तो जब ये 5 साल का था, जब आप केबीसी में भी साथ गए थे इसके, तब आपको कैसा लग रहा था? मतलब आप बैठकर एक बेटे के कारण पिता वहाँ बैठा हुआ था। देखो, एक तो वो सारा सब कुछ इतनी स्पीड में हुआ, अच्छा, कि ये मानो कि लगभग अगस्त में कौटिल्य टीवी चैनल्स पर आया और अक्टूबर में केबीसी में। लेकिन इस दौरान हम कंटिन्यू किसी न किसी चैनल पर होते थे, तो सच में वहाँ जाकर किसी भी टाइप की वो तो मन में थी नहीं, न कोई हीन भावना थी, न कुछ ऐसा था। और जहाँ तक इस तरह के व्यक्तियों के मिलने की बात है, वो कभी एक्सप्लेन की नहीं जाती ऐसी चीज़ें।
क्योंकि वास्तव में वो फीलिंग्स ही अलग होती हैं। हम कलाम साहब से मिले, अमिताभ जी से मिले, शंकराचार्य जी से मिले, जब भी किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं तो कभी भी एक्सप्लेन हो ही नहीं पाता कि हमें क्या फील हुआ। तो सर मतलब गूगल बॉय ऐसा तो है नहीं कि इसमें भी कमियां नहीं होंगी, कमियां तो बहुत रही होंगी इसके अंदर भी। आपने मतलब कौन सी ऐसी कमी थी जिसको आपको सुधारने में लगा कि हाँ मुझे सुधारनी चाहिए इसके अंदर, कोई एक ऐसी कमी जो लगा हो कि हाँ? देखो, मैं सच यदि बताऊं, बिल्कुल सत्य बात, ठीक है बच्चे शरारती होते हैं, हर माँ बाप का प्रयास होता है उनकी शरारतों को रोका जाए, कम किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी इस तरह की कमी दिखाई नहीं दी जिसके कारण हम चिंतित हुए हों। इसका अभी तक नहीं। चलो शरारती तो बच्चे होते ही हैं, ये चारित्रिक रूप से भी, और फिर ईर्ष्या नहीं इसके अंदर, जिसको अच्छे गुण बोलते हैं। कोई भी अच्छा बच्चा यदि इसको मिलता है तो ये हर तरीके से उसको कोऑपरेट करते हैं, उसको अपना फ्रेंड बना लेता है, उसके टच में रहता है। जब भी ये किसी के बारे में सुनेगा कि ये बच्चा इतना अच्छा सामने आया है, तब ये खुश होता है। इसके अंदर किसी टाइप का वो भाव नहीं आता कि मार्केट में कोई और भी आया है। इस टाइप की फीलिंग्स इसमें नहीं है। बच्चों के अंदर ये फीलिंग्स होती है, है, हो जाती है, वो खिलौने के लिए लड़ जाते हैं, हो जाती है। तो सर मतलब कैसा लग रहा है आपको, मतलब गूगल बॉय या फिर मतलब जब ये एस्ट्रोफिजिक्स में चला जाएगा, मतलब किसी, मैं कई बार वो पढ़ता था, जैसे बच्चों को प्रेयर में भी हम भी बताते, न्यूज़ कोई आती कि एक रिक्शा चालक का बेटा IAS बना, इस टाइप की न्यूज़ पढ़ते पढ़ते वो फीलिंग आ जाती है मन में कि भाई उनके पिता इस समय क्या सोच रहे होंगे। तो कौटिल्य जब प्रसिद्ध हुआ काफ़ी, उस तरह की बहुत सी फीलिंग्स में पहले ही ले चुका था, और जब ये प्रसिद्ध हुआ तो पता नहीं क्यों वो फीलिंग्स आने ही बंद हो गई और हमें सब कुछ नॉर्मल सा ही दिखाई दिया कि सब ठीक है। अब यहाँ बैठे हैं, या पहली बार जब हम KBC में भी गए या फर्स्ट टाइम न्यूज़ चैनल्स में गए, परमेश्वर कसम ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि वो फीलिंग हम पहले ही ले चुके थे। मतलब और सर मैंने आपके मुंह से भी सुना ये बात कि कौटिल्य हर कोई बन सकता है, बस आपको थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। और कौटिल्य नहीं जी, अगली पीढ़ी पहली से हमेशा अच्छी होती है। अब जो कौटिल्य के बाद के बच्चे हैं, सच में वो तो बहुत कहीं इससे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उनका IQ भी अच्छा है। आपकी पीढ़ी हमारी पीढ़ी से ज़्यादा अच्छी है। हमारी पीढ़ी जो हमारे फादर साहब थे या उनकी जो पीढ़ी थी उनकी तुलना में अच्छी थी, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो अच्छी आएगी ही। तो यदि बच्चे की तैयारी करवाई जाए तो जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चों को समझाते हैं या मास्टर क्लासेज में समझाते हैं, छोटे बच्चों की भी समझ में आ जाती हैं। सर एक सवाल है, मतलब कौटिल्य मतलब अपनी उम्र से अधिक ही रहा है, जैसे अगर अभी ये 10th क्लास में है तो 11th 12th इसके लिए बहुत आसान है, अगर ये 7th क्लास में तो इसके लिए 10th क्लास आसान है। तो सर आपने इसको मतलब ड्रॉप करा के जैसे आगे कर देते हैं बच्चे को? ड्रॉप भी नहीं किया, इसकी एक भी क्लास ड्रॉप नहीं हुई है। केवल एक क्लास थी कौटिल्य की, 4th और 5th इसने एक ही वर्ष में की थी। उसके बाद इसकी कोई क्लास ड्रॉप नहीं हुई है। हालांकि 2 वर्ष पहले ही इनका स्कूल बोल रहा था कि कौटिल्य के 10th के एग्ज़ाम दिलवाए जा सकते हैं स्पेशल परमिशन के तहत, लेकिन हम नहीं चाहते थे। हमने यही कहा कि क्लास से वही ठीक है, नॉलेज कितना कुछ भी हो जाए, बट बच्चे को अपनी एज ग्रुप में ही रहना चाहिए। हाँ सर, मतलब ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कही थी कि जो बच्चा है वो अपनी एज वालों के साथ ही खेलेगा और उसी प्रक्रिया से आगे बढ़े जिस प्रकार बढ़ते हैं। तो सर मतलब आज देश को रिप्रेजेंट कर रहा है गूगल बॉय हमारा, और आपके चेहरे की मुस्कान समझ में आ रही है कि अभी तो शायद कौटिल्य को ये बात समझ में नहीं आएगी कि जो आप फील कर रहे हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, आप उनसे वो 2-4 बातें ऐसी कहें जिससे वो भी अपना जो बच्चा है उसको आगे बढ़ा सकें। देखिए, एक तो ये कि अपने बच्चे को आप कभी भी कम मत समझें। जब ये कौटिल्य छोटा सा था तो मैं एक ही शब्द इसको कहा, एक बात हमेशा कहता, मैं कौटिल्य तू है ना तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है और तो दुनिया का सबसे शानदार बेटा है। ये बात हम अपने बच्चों को ज़रूर कहें। इसके अलावा मार्केट की जो खाने की बुरी चीज़ें हैं उनसे बच्चों को बचाएं। बच्चे को जिद्दी मत होने दें, रोलेगा थोड़ी देर फिर ठीक हो जाएगा बाद में, लेकिन एक बार यदि बच्चा जिद्दी हो जाता है तो फिर हम उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। तो बच्चों को जिद्दी नहीं होने दें।
इसके अलावा बच्चों के साथ खूब बात करें और हर टॉपिक पर उनसे बात करें, और आप ये पाएंगे कि आपका बेटा जैसा आप उसको सोच रहे थे 6 साल का, 6 का नहीं है, वो आपको 15 साल का दिखाई देगा जब आप उसके साथ बात करेंगे। तो कोई भी बच्चा कुछ भी समझ सकता है एक थोड़े से प्रोसीजर के बाद। तो अच्छे टीचर्स के संपर्क में उनको रखें, अच्छे लोगों के संपर्क में रखें, और बच्चों के साथ खूब आप जमकर बातें करें, अलग अलग टॉपिक पे करें, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल एकदम से बढ़ेगा और फिर वो कुछ भी कर सकता है। सर मतलब आपने जो बात कही कि बच्चों के साथ खूब बात करें, ये वर्तमान में सर बहुत ज़रूरी भी हो चुकी है। सोशल मीडिया के टाइम में मतलब बच्चा जो है वो पेरेंट्स से कट गया, ठीक बात, और उससे बच्चा भी तनाव में रहता है अपनी पढ़ाई को लेकर के। जबकि मैं मतलब गूगल बॉय को देख रहा हूँ, इतना सब कुछ नॉलेज है, मुझे तनाव तो कहीं नज़र आ नहीं रहा। हाँ, तनाव तो खैर नहीं है अभी तक। मतलब इतना सारा नॉलेज है, इतना बड़ा ड्रीम है, सपना है कि मुझे वो करना है, पर तनाव नहीं है। शायद उसका एक बड़ा कारण है कि आप बिल्कुल कनेक्ट हैं इससे। नहीं, कनेक्ट, और हम ये भी बोलते हैं, अब जैसे इसका MIT में जाने का विचार है, MIT ना भी जा पाए तो IIT ठीक है, और IIT भी ना जा पाए तो जीवन में जैसे वो कुछ अच्छा करेंगे, नो प्रॉब्लम। क्या बात है, मतलब हार नहीं मानेंगे। नहीं, देखिए, एक लक्ष्य है, हमें अपना 100% देने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य न भी मिले इसका अर्थ ये हमारे अंदर उतनी योग्यता शायद न थी। अगर हमने अपना 100% प्रयास किया है फिर कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी अपनी यदि प्रयास में कमी है और फिर हम सफल नहीं हो पाते तब दोषी हैं। अगर हमने अपना एफर्ट्स पूरे किए हैं फिर तो कोई बात है ही नहीं। मतलब सही बात कहिए कि आप हार से मत डरिए, आप अपना पूरा 100% दीजिए, जीत आपको निश्चित होगी जिस फील्ड में भी आप हो। तो कौटिल्य पिताजी के साथ हो और बड़े चुपचाप हो। नहीं, चुपचाप नहीं हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो मतलब बहुत एकदम एक्टिव थे। नहीं, एक्टिव हूँ पूरा। और पिताजी के साथ आते मतलब थोड़ा मासूम बन गया कौटिल्य हमारा। नहीं ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इट वाज द सेम, इट्स नॉर्मल। क्या बात है, मतलब अब इंग्लिश अब बाहर आई है कौटिल्य की। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों के टीचर्स हैं। जी, पापा जी हिस्ट्री के भी टीचर हैं। हिस्ट्री के भी टीचर्स हैं। वही है, देखो, जो परफेक्ट नहीं होता किसी भी चीज में वो हर जगह थोड़ा थोड़ा होता है। सेम हमारे मामले में आपके सामने है सर, करंट अफेयर्स परफेक्ट नहीं होते, थोड़ा थोड़ा मिलाकर कर देते हैं। तो सर इंग्लिश इसकी बहुत अच्छी है और इसका जो बोलने का तरीका है मतलब अंग्रेजों को बिल्कुल कॉपी मार देता है ये। आप हिंदी जब कभी कभी ये हिंदी गलत भी बोल देता होगा। हिंदी में है अभी कौटिल्य के अंदर त्रुटियां हैं काफ़ी, और विशेष तौर से जब ये बातचीत यदि इंग्लिश में करता है तो इसकी शब्दावली भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यदि बिल्कुल हिंदी में बात करनी पड़ जाए वहाँ थोड़ी सी दिक्कत इसको आती है, और उसके लिए हमें शर्म भी आती है, यार हमारी राष्ट्रभाषा और हम हरियाणा के, और फिर भी यदि हिंदी बच्चे की ठीक नहीं है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। नहीं, हिंदी मतलब जब मैं बोलता हूँ तो क्लिष्ट शब्दावली तो मैं यूज कर ही लेता हूँ। हाँ, जैसे करा को किया, किया को करा, इससे भी छोटी छोटी दिक्कतें हो जाती। कितनी बड़ी बात बोली है आपने कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें शर्म आ जाती है उस बात के ऊपर। मतलब हर किसी को सोचना चाहिए कि बच्चा आज इतनी बड़ी उपलब्धि पर पहुंच गया है, माना कि सपना उसका MIT में जाने का है, सपना उसका उस फील्ड में है जहाँ इंग्लिश का ज़्यादा रोल होगा, जहाँ इंग्लिश का ज़्यादा उपयोग होगा, फिर भी राष्ट्रीय भाषा तो अपनी भाषा है जो आपके दिल में है और वो सीखी नहीं जाती, वो तो अपने आप खून में आती है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कौटिल्य का भी। सर कुछ कहना चाहोगे? धन्यवाद उत्कर्ष का, और वास्तव में ये भी कि हम आज इतने बड़े अध्यापक के साथ बैठे हैं जो कई लाख बच्चों को सोचते ही रोमांच होने लगता है कि किस टीचर के साथ हमारा इंटरव्यू है, ऐसे टीचर के साथ जो डेली कई लाख बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। थैंक यू सर।